एक गांव में करमचंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी राशन की दुकान थी। उसकी आमदनी से वह किसी तरह अपना और अपने बेटे राम का पेट भरता। राम गांव के ही एक विद्यालय में पढ़ता था। पढ़ने लिखने में वह बहुत होशियार था। उसके अच्छे स्वभाव के कारण शिक्षक और सहपाठी सभी उससे खुश रहते। एक दिन दुर्भाग्य से उसके पिता करमचंद की मृत्यु हो गई। हाय बापू, आज तुम भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। धैर्य रखो बेटा, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। अब तुम्हें ही अपने पिता का अधूरा काम पूरा करना है। उसका पढ़ना लिखना बंद हो गया और वह अब अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। यदि यही हाल रहा तो कुछ दिन में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मुझे दूसरे राज्य में जाकर कोई नया कार्य करना चाहिए। कई दिन की यात्रा के बाद वह एक दूसरे राज्य में पहुंचा। सबसे पहले मुझे यहाँ के बाजारों का निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद कोई धंधा करना ठीक रहेगा। यहाँ तो बड़ी महंगाई है। मेरे पास जितने रुपए हैं उससे तो कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। काफी सोचने के बाद उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और उस पर एक बड़ा अजीब बोर्ड टांग दिया। अब ठीक है, आज से मैं अकल का ही व्यापार करूंगा। नागपुरी संतरे ले लो, नागपुरी संतरे ले लो। कुल्फी ले लो, कुल्फी कुल्फी ले लो, कुल्फी। अरे, ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? ग्राहकों को बुलाने के लिए मुझे भी आवाज देनी चाहिए। अकल ले लो भाई, अकल ले लो, अकल ले लो भाई, अकल ले लो भाई। कुछ लोग उसकी दुकान पर खड़े होकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। अरे भाई, कहीं अकल भी बिकती है? कितना मूर्ख है यह लड़का। अरे भाई, आखिर अकल खरीदेगा कौन? अरे भाई, मान भी लो किसी को अकल की जरूरत पड़ भी गई तो वह भला इस लड़के से अकल खरीदेगा? अकल की तो अभी इसे खुद जरूरत है। बेशक इस समय हंस लो, मैं तुमसे अपनी अकल का लोहा मनवा कर ही रहूंगा। राम अपने इरादे का पक्का था। उस पर लोगों का मजाक उड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों में ही उसकी दुकान की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। अरे भाई, तुम्हें पता है हमारे नगर में एक अकल का व्यापारी आया हुआ है और वह अकल बेचता है। हाँ भाई, पता है। ऐसा व्यापारी मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। भाई, यदि मुझे कभी अकल की जरूरत पड़ती है तो मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। कुछ लोग हंसी करने के लिए राम की दुकान पर आते। सप्ताह भर में केवल 2 रुपए की दुकानदारी हुई है, पर चिंता नहीं, कभी ना कभी तो मेरा काम चल निकलेगा। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत धन था, पर था वह बड़ा कंजूस। उसके लड़के का नाम चंद्रमणि था, लेकिन वह एक नंबर का मूर्ख था। अरे मूर्ख, यह तू क्या कर रहा है? पिताजी, अकल की खेती कर रहा हूँ ताकि आपके और मेरे पास सबसे अधिक अकल हो। हे प्रभु, ना जाने कब इसकी अकल की खेती उपजेगी। एक दिन चंद्रमणि किसी कार्य से बाजार गया तो राम की दुकान के सामने से निकला। आहा, अकल की दुकान, भाव पूछ लेता हूँ। अगर सस्ते मिले तो अपने और बापू के लिए भी ढेर सारी खरीद लूंगा। क्यों भाई, अकल कितने रुपए किलो है? श्रीमान जी, मैं अकल तोल कर नहीं बेचता। हाँ, जितने की चाहिए उतने की दे दूंगा। समझ नहीं आ रहा, कितने की खरीदूं? अगर महंगी खरीदी तो कहीं बापू ना डांटें। हाँ, आया दिमाग में, क्यों न पहले 2 रुपए की खरीद ली जाए। यदि बापू ने सस्ती कही तो और ले जाऊंगा। लो भाई, 2 रुपए की दे दो, अगर जरूरत पड़े तो और ले जाऊंगा। राम ने 2 रुपए लिए और चंद्रमणि को एक पत्र पर लिखकर कुछ दे दिया। चंद्रमणि खुशी खुशी घर को चल दिया। बापू देखो, मैं बाजार से 2 रुपए की कितनी सारी अकल लाया हूँ। ऐसा करो, आधी तुम चबा लो और आधी मैं निगल लेता हूँ। 2 रुपए की अकल, जरा इधर तो दिखा।
अरे मूर्ख, कौन नहीं जानता कि दो जनों की लड़ाई खड़े होकर देखना ठीक नहीं। 2 रुपए कुएं में डालकर आ गया कमबख्त। मूर्ख बेटे को मारने पीटने के बाद ब्राह्मण राम की दुकान पर पहुंचा। अरे ओ बेईमान लुटेरे, मेरे लड़के को मूर्ख जानकर ठग लिया है। मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं सिपाहियों को बुला लेता हूँ। आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं श्रीमान जी। आपका लड़का अपनी मर्जी से अकल खरीद कर ले गया था। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मेरी अकल वापस कर दें और अपने पैसे ले जा सकते हैं। ले अपनी अकल और मेरे पैसे वापस कर। ऐसे नहीं श्रीमान जी, आपको लिखकर देना होगा कि मेरी दी शिक्षा आपका लड़का कभी नहीं मानेगा। जहाँ 2 आदमी आपस में लड़ रहे हों, वह वहाँ खड़ा होकर उनकी लड़ाई देखता रहेगा। ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ। यह कौन सी बड़ी बात है। उसी नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासी सब्जी खरीदने बाजार गईं। वह तरबूज कितना अच्छा है और पका हुआ, रानी जी खाकर बहुत खुश होंगी। मुझे पहले उसे ही खरीदना चाहिए। तभी दूसरी दासी की भी नजर उसी तरबूज पर पड़ी। कितना हरा तरबूज है, जरूर खूब मीठा व स्वादिष्ट होगा। महारानी खाएंगी तो खुश होकर मुझे इनाम देंगी। ए सब्जी वाले, ये तरबूज कितने का दिया है। केवल 2 रुपए का बहन जी। परंतु इससे पहले दुकानदार पैसे लेकर दासी को तरबूज देता, तभी दूसरी दासी आ जाती है। ठहरो सब्जी वाले, यह लो 3 रुपए और यह तरबूज मुझे दे दो। नहीं सब्जी वाले, पहले मैं तेरी दुकान पर आई हूँ, यह तरबूज तू मुझे दे। नहीं, यह तरबूज मुझे दे दो, मैं इससे पहले तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ। यह तरबूज मेरा है, छोड़ इसे। नहीं, इस तरबूज को पहले मैंने खरीदा है, यह मेरा है। अरे यह तो दोनों लड़ने लगी, कहीं बात मारपीट तक ना पहुंच जाए। मुझे तुरंत यहाँ से खिसक लेना चाहिए। और दोनों में मारपीट होने लगी। तभी ब्राह्मण का लड़का चंद्रमणि वहां से गुजर रहा था। वह मूर्ख खड़ा होकर लड़ाई देखने लगा। कितने मूर्ख हैं यह। अचानक दोनों की नजर चंद्रमणि पर पड़ी। सुनिए पंडित जी, आप मेरे गवाह हैं। बीच बाजार में इसने जो मेरी दुर्गति की है, उसकी गवाही आपको देनी होगी। पंडित जी, आप मेरे भी गवाह हैं। भगवान के नाम पर रानी जी के सामने आपको सब बात सच सच कहनी होगी। मूर्ख चंद्रमणि ने कुछ भी ना समझते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और अपने घर को चला गया। जब उन दोनों दासियों ने अपनी अपनी रानियों से शिकायत की, तो दोनों रानियों ने संदेश देकर सैनिक को चंद्रमणि के घर भेजा। चंद्रमणि, महारानी ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। यदि तुम बड़ी रानी के पक्ष में गवाही नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस सैनिक के जाते ही कुछ देर में दूसरा सैनिक आता है और चंद्रमणि के घर के बाहर उसे आवाज देकर बुलाता है। छोटी रानी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। यदि तुम छोटी रानी की दासी के पक्ष में गवाही नहीं दोगे तो कुत्ते की मौत मरवा दिए जाओगे। चंद्रमणि संकट में पड़ गया। पिता पुत्र ने सलाह की और उन्होंने राम से सलाह लेना ठीक समझा। तब वह दोनों राम के पास गए। राम की दुकान पर पहुंचकर ब्राह्मण और चंद्रमणि ने सारा हाल कह सुनाया। मैं आपको सलाह तो दे दूंगा, परंतु इस सलाह के बदले मैं आपसे 100 रुपए लूंगा। मुझे मंजूर है, यह लो 100 रुपए। सुनो भाई, तुम राजा के सामने पागल बन जाना और जब तुमसे कुछ पूछा जाए तो अंट संट देना। ठीक है भाई। उसके बाद पिता और पुत्र खुशी खुशी घर को लौट गए। दूसरे दिन चंद्रमणि को दरबार में बुलाया गया। ब्राह्मण पुत्र, तुम बता सकते हो उन दोनों दासियों में किस बात पर झगड़ा हुआ और दोनों में से दोषी कौन है? महाराज, ये कोई पूछने की बात है। जब दोनों में झगड़ा हुआ है तो दोषी भी उनमें से ही कोई ना कोई होगा। यह तो पागल मालूम पड़ता है। भला यह क्या गवाही देगा? इसे दरबार से बाहर निकाल दो। देखा बापू, झगड़ा देखने के बाद भी मैं कितनी आसानी से बच गया।
अरे वह तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे अब एक दूसरी चिंता सता रही है। यदि किसी दिन राजा को पता चल गया कि तुम वास्तव में पागल नहीं हो, बल्कि तुमने जानबूझकर पागल बनने का ढोंग किया था, तो फिर क्या अंजाम होगा हमारा? अरे यह अकल की बात तो मैंने सोची ही नहीं। क्यों ना इस बारे में भी हम अकल के व्यापारी से सलाह ले लें? ठीक कहते हो, चलो उसी के पास चलते हैं। वह दोनों राम के पास गए और अपने मन का संदेह उसे बता दिया। ठीक है, मैं इस मुसीबत से भी छुटकारा पाने का उपाय बता सकता हूँ, लेकिन रुपए पूरे 500 लगेंगे। अरे भाई 500 रुपए, कुछ तो कम करो। एक ढेला कम नहीं होगा, मर्जी आपकी है। ठीक है भाई, यह लो 500 रुपए की थैली और झटपट इस मुसीबत से छुटकारा पाने की अकल दे दो। कुछ दिन बाद राजा के पास जाना। जब शाम को राजा बगीचे में टहल रहे हों, तो उसी समय राजा को सब कुछ सच सच बता देना और तुम्हें सारी मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। चलें बेटा, तेरी मूर्खता का खूब दंड भुगतना पड़ रहा है। एक दिन सही मौका देख चंद्रमणि ने राजा को सब बात सच सच कह दी। हे ब्राह्मण पुत्र, हम तुम्हारी बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुए। निसंदेह यदि तुम उस दिन पागल का ढोंग न रचते तो एक ना एक रानी के क्रोध का भाजन जरूर बन जाते। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। राजा को प्रसन्न देख चंद्रमणि ने राम के बारे में भी सब बातें बता दी और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करी। यदि तुम्हारा कहा सच है तो निसंदेह वह लड़का बहुत ही बुद्धिमान है। हम उससे मिलना जरूर चाहेंगे। राजा राम को बुलाकर दरबार में उसे अपने मुख्य सलाहकार का पद देता है। इस प्रकार राम एक उच्च अधिकारी बनकर आराम से दिन काटने लगा। हे भगवान, मुझ पर दया बना के रखना, जिससे मैं सदा दूसरों की मदद कर सकूं। इतना कहकर चीकू खेत में बीज बो देता है। सुंदरवन एक बहुत बड़ा जंगल था, जिसमें सभी प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहा करते और हमेशा खुश रहते। वह बहुत मेहनत व लगन के साथ खेती करते, जिस वजह से सुंदरवन में हमेशा खुशहाली रहती। चीकू, तू पूरे दिन खेती में लगा रहे भाई। तेरा तो कोई परिवार भी नहीं, फिर इतनी मेहनत क्यों करे तू? तेरी मेहनत का मजा दूसरे ले में। रोनी भाई, आप और ये जंगलवासी भी तो मेरा परिवार ही हो। अगर मैं अपनी फसल में से किसी को कुछ दे भी दूं तो मेरा क्या जाता है? वैसे भी मुझे ही नहीं, जंगल के सभी जानवरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपने लिए भी तो कुछ सोच ले, कहीं दूसरे की भलाई के चक्कर में ही रह जा तू। हर समय अच्छा बनने की कोशिश करता रहे, किसी दिन इसे मजा जरूर चखाऊंगा। चीकू एक अनाथ खरगोश था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे। चीकू बहुत दयालु हृदय के स्वभाव का था। वह हमेशा सबकी मदद करता, जिससे सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत और प्यार करते। मगर रोनी, जो चीकू का पड़ोसी था, उससे मन ही मन जलता। वह हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। चीकू, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं चाचा, ये फल बाजार में बेचने जा रहा हूँ। शाम को ही लौटूंगा। आप मेरे खेतों में से जाते हुए कुछ फल जंबो के लिए लेते जाना। कितना अच्छा लड़का है, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। रास्ते में चीकू को जाते हुए कल्लो जादूगरनी मिलती है,
जो उसकी परीक्षा लेने के लिए आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? हाँ मौसी, जो आपका मन करे आप वो खा सकती हो। बेटा, मैं तो तुम्हारे सारे फल खाऊंगी, मगर मुझ पे तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं मौसी, मेरी माँ कहती थी हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और वैसे भी मैंने आपको मौसी कहा है तो मैं आपका बेटा हुआ, आप सारे फल खा सकती हो। चीकू, मैं जादूगरनियों की रानी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी और तुम परीक्षा में पास हो गए। मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव के बच्चे हो। मैं उपहार में तुम्हें यह बीज दे रही हूँ। इन्हें जब भी तुम अपने खेतों में लगाओगे तो अगले दिन से ही इसमें अलग अलग तरीके के फल निकलने शुरू हो जाएंगे। मगर ध्यान रहे, तुम्हें हमेशा इससे दूसरों की ही मदद करनी है। अगर तुम्हारे मन में कभी भी लालच आया या तुमने कभी किसी की मदद नहीं की तो तुम्हें इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और अब कुछ ही दिनों में जंगल में अकाल पड़ने वाला है। तुम्हें सबकी मदद करनी है। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, किसी को इस जादुई बीज के बारे में मत बताना। इतना कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है और चीकू वापस घर आ जाता है। मोटे, तू कहाँ से आ रहा है? कुछ नहीं दोस्त, चीकू के खेत से फल खा के आ रहा हूँ। अबे मोटे, एक दिन खा खा के फट जाएगा। चल निकल यहाँ से। इसी तरह दिन कट रहे थे। जैसा कि जादूगरनी ने कहा था, कुछ ही दिन बाद जंगल में सूखा पड़ जाती है और जिससे सभी के खेत सूख जाते हैं। अब सब जंगल वासियों का खाना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब सब जंगलवासी खाने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। इस मौके का फायदा रोनी ने उठाया और वह फलों की दुकान खोल लेता है और बहुत ही ऊंचे दामों में फल बेचता है। अबे जिसकी जेब में पैसा हो वो यही है दुकान पे। बाकी निकलो यहाँ से, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ कोई। देखा, रोनी इस स्थिति में भी सबको लूट रहा है। कितने महंगे फल दे रहा है। सच में रोनी बहुत लालची और कमीना है। इसकी शिकायत हमें राजा शेर सिंह से करनी चाहिए। चीकू ने भी फल की दुकान लगा ली और वह सबको मुफ्त में फल देने लगा। सच में चीकू, तुम बहुत दयालु हो, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। और वो एक लालची रोनी है जो सबको इस समय में भी लूट रहा है, जिससे कि जंगल के सभी जंगलवासी चीकू की दुकान पर ही आते। अब रोनी की दुकान पर कोई नहीं जाता, जिससे कि रोनी के सारे फल खराब होने लगे। यह देखकर रोनी को चीकू से और भी जलन होने लगी। वह चीकू के पास जाता है और कहता है, अब चीकू, तू पागल हो गया क्या? सबको मुफ्त फल बांट रहा, यही तो कमाई का अच्छा मौका है। रोनी, ये कमाई करने का नहीं, लोगों की मदद करने का मौका है। पर चीकू, एक बात बता, सारे जंगल के फल खत्म हो गए। मेरे पास जो फल थे वो भी तुम्हारी वजह से सड़ गए। भाई, तेरे फल ताजे कैसे हैं? तू कहाँ से फल ला रहा है? यूं तो बता, तेरे अभी तक खराब कैसे नहीं हुए? रोनी, मैंने अपने गोदाम में बहुत सारे फल जमा कर रखे थे जो कि अब इस समय काम आ रहे हैं। मुझे चीकू के फलों का गोदाम ही लूटना पड़ेगा, फिर उन्हें बेच के जंगल वासियों को खूब पैसा बनाऊंगा भाई मैं। अब मोटे, तू भी फल लेने के लिए लाइन में खड़ा है। चल, मैं तुझे फल के गोदाम में ही ले चलूं। खूब खाइए जी भर के। रोनी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा।
अब मोटे तू बस खाने के बारे में ही सोचता रही हो। चीकू ने मुझसे झूठ बोला, जरूर दाल में कुछ काला। हमें चीकू के फलों पर आज पता ही लगाना पड़ेगा। रॉनी और मोंटू रात को चीकू के घर की दीवार के पीछे छुप जाते हैं और चीकू पर नजर रखते हैं, मगर उन्हें नहीं पता था कोई और उन पर भी नजर रखे हुए था। चीकू रात को अपने खेतों पर जाता है। हे भगवान, मुझ पर दया बना के रखना, जिससे मैं सदा दूसरों की मदद कर सकूं। इतना कहकर चीकू खेत में बीज बो दे और अगले दिन चीकू के खेत में फिर तरह तरह के फल लगे हुए होते हैं। ये राज है चीकू के फलों का। मुझे फल नहीं, चीकू के ये बीज चुराने पड़ेंगे। जब चीकू अपनी दुकान पर जाता है तो रॉनी और मोंटू चीकू के घर में घुसकर उसके बीजों की थैली चुरा लेते हैं और जैसे ही वह उसके घर से निकलते हैं उनके सर पर कोई चीज जोर की लगती है, जिससे कि वह दोनों बेहोश हो जाते हैं। सर में इतनी तेज दर्द हो रहा और ये काम भाई मैं। रॉनी, तुम हमारी जेल में हो, भोले जंगल वासियों को लूटने और चोरी के इल्जाम में। अब सारी जिंदगी तुम जेल में ही रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। तो देखा दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है। हमें कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमें दूसरों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको हमारी और भी ऐसी ही कहानियां देखनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी स्टोरी को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों पे शेयर करिए। है